हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी हमने पढ़ा वो थ्योरी से रिलेटेड था। अब हम कह सकते हैं कि हमने स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपर्टी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फाइनल लगा हूँ उसमें सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स। और मैंने आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताया था कि हम इतनी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अप्रोक्स अप्रोक्स है वो, हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है वो बढ़ जाए। वो वह है कि वो ये एडजस्टमेंट ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि रेगुलर या नीचे आती रहती है। सबसे पहली एडजस्टमेंट लाइन से पढ़ेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है दोस्तों, वो ध्यान देना आप। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, इसको क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है जिसको हम इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमें फिर प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, तो ये कुछ एडजस्टमेंट हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हमें टोटल एडजस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 15 है। तो इससे बढ़ भी सकती है, इससे बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं कह रहा कि 15 ही है, नहीं, बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर कई नई एडजस्टमेंट आ जाती है, पर ये एडजस्टमेंट मैक्सिमम एडजस्टमेंट को कवर कर लेती है दोस्तों। चलो, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी आज की नई क्लास, और एक एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। और हमने अभी तक जितनी भी करा वो थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हमें थ्योरी वोरी करनी नहीं है, हमने फॉर्मेट भी सीख लिया है। मैंने पिछली क्लास में आपको एडजस्टमेंट का मतलब बताया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको सिखाया था। अब हमें स्टार्ट करनी है एडजस्टमेंट्स। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसी हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। देखो, एडजस्टमेंट करते करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। एडजस्टमेंट्स हम डालेंगे आज की क्लास की एडजस्टमेंट्स। और सर, पहली आज की जो एडजस्टमेंट है उसमें पूरा आज का क्लास लगने वाली है, जिसको हम प्यार से नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सर, क्लोजिंग स्टॉक इतनी बड़ी एडजस्टमेंट है जिसमें बहुत टाइम लगता है। सर, क्लोजिंग स्टॉक एक पूरी क्लास लगेगी, बाकी छोटी छोटी है, बाकी सब छोटी छोटी है। एक क्लोजिंग स्टॉक में टाइम लगता है, एक बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इनमें टाइम लगता है। बाकी सब छोटी छोटी जल्दी जल्दी हो जाती है। सर, आज की क्लास क्लोजिंग स्टॉक, और सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का क्लोजिंग स्टॉक को, जिनको हम प्यार से इन्वेंट्री भी कहते हैं। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। देखो, हमारा करने का तरीका क्या होगा, हर एडजस्टमेंट को हमारा करने का तरीका एक ही रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, आज की क्लास में जो मैंने एडजस्टमेंट कराई ना, हम बात करेंगे क्यों के ऊपर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक अकाउंटेंसी का मजा नहीं आता पढ़ने में। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। ध्यान देना सर, ध्यान दीजिएगा। लो भाई, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे लिखवाने की तो कोई जरूरत नहीं है, बताए आप। क्या मैं सबका मीनिंग लिखवाऊं? नहीं सर, मीनिंग लिखवाने की जरूरत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो साल के एंड में बच जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। वो माल जो बिकने से बच जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उनको प्यार से इन्वेंट्री भी कहा जाता है। सर, एडिशन करने का तरीका होगा विजुअलाइज करके। कैसे करेंगे, देखो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ जाएगा वो लिखेंगे, और सर इसकी एंट्री क्या होगी वो लिखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहली अपनी पहली एंट्री। लो भाई, तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे सर, थोड़ा सा लिख देते हैं कि बाद में याद रहे। लिखना सर इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो बच जाता है उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। मीन स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, सोल्ड, अनसोल्ड, सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स का बच जाना ही क्लोजिंग स्टॉक कहता है। कब बच जाएगा? एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर अकाउंटिंग पीरियड में कोई इन्वेंट्री, कोई गुड्स बिकने से बच गया तो हम उस गुड्स को नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। which is कैरी फॉरवर्डेड, कैरी फॉरवर्डेड, जिसको हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे भेजते हैं, कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ऑब्वियस सी बात है, हम पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनाकर आगे भेज देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। दोस्तों, आज की क्लास बड़े खतरनाक होने वाली है। क्लोजिंग स्टॉक आपने ऐसा कहीं नहीं समझा होगा जैसे मैं आपको आज की क्लास में समझाने जा रहा हूँ। ऐसा कहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं पढ़ा होगा एज ओपनिंग स्टॉक।
पिछले साल जो गुड्स बच गए थे उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, किस नाम से दोस्तों? ओपनिंग स्टॉक के नाम से, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो यही इसका क्लोजिंग स्टॉक की डेफिनेशन है। अब एंट्री अगर हम बात करें एंट्री की, तो एंट्री की बात करते हैं, एंट्री की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था एंट्री क्या होती है इसकी, बहुत बार बता चुका मैं एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देता है? क्रेडिट। तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। तो अगर लेजर से जनरल एंट्री में पोस्ट करा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? सब क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। तो ये इसकी एंट्री रहती है, ये इसकी एंट्री रहती है। नरेशन अगर मैं बोलूं तो नरेशन लिखेंगे बीइंग द क्लोजिंग स्टॉक, बीइंग द क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड, बीइंग द क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड। आज क्या हो रहा है? राइटिंग इतनी अच्छी कैसे आ रही है दोस्तों? राइटिंग इतनी खतरनाक कैसे आ रही है? कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हो गया आज। चलो भाई चलो, आज मन सा कर रहा है अकाउंट पढ़ाने का, बहुत मन कर रहा है सर। जब भी मैं कभी भी मैंने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाया है ना सर, मेरा बहुत अच्छा मन करता है क्लोजिंग स्टॉक को पढ़ाने, क्योंकि इसमें ना नॉलेज देने वाली बात आ जाती है, नॉलेज देने वाली, जो कि बच्चों को नहीं पता होती। तो मैं बताता हूँ कि यार ये भी तो है इसके अंदर, ये भी बातें हैं, ये भी बातें हैं। क्यों 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 का मैं जवाब पूछता हूँ तो बच्चे नहीं बता पाते, तो मजा आता है मुझे उनको बताने में। तो यही, जब तक मजा नहीं आएगा ना सर चीजों को अकाउंट पढ़ने में, तो फिर अकाउंट नहीं पढ़ सकते। चलो भाई, यहां तक हम खत्म हो गया। अब सबसे पहले इफेक्ट, इफेक्ट कहां जाएगा? इसका एंट्री सीख ली, हम हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री सीखेंगे। और एक चैप्टर हमारा है एडजस्टमेंट एंट्री, एक चैप्टर होगा हमारा सर, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री वहीं कराऊंगा, क्लोजिंग एंट्री वहीं कराऊंगा, जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो यहाँ होगी, वहां नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट एंट्री मैं यही कराने वाला हूँ। तो एक चैप्टर है हमारा ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर ओपनिंग एंट्री वही होगी जहां पर शुरुआत में बेसिक की क्लास में जो चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर होगी। क्लोजिंग एंट्री भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर होगी, पर जो एडजस्टमेंट एंट्री है ना सर, वो इस चैप्टर के अंदर होगी। हर बार करने का तरीका, सर एक बार मैं वहां पढ़ाऊं और एक बार यहाँ पढ़ाऊं, ये कोई तरीका नहीं हुआ सर, यही पढ़ाऊंगा मैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये कौन सी एंट्री है? एडजस्टमेंट एंट्री है ना। चलो भाई, अब मैं दूसरा इफेक्ट लिख रहा हूँ। इफेक्ट कहां जाएगा सर? इफेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूँ? इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कहां जाएगा? देखो, अगर आपको जिंदगी में एक बार में पीएनएल अकाउंट को मैच करना है ना दोस्तों, अगर जिंदगी में एक बार भी पीएनएल अकाउंट की बैलेंस शीट मैच करना चाहते हो ना, बैलेंस शीट मैच करना चाहते हो फाइनल अकाउंट की, तो आप ना हमेशा एक बात ध्यान रखना, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे सर। एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक डेबिट इफेक्ट होता है सर, एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है सर। एक डेबिट इफेक्ट हो गया और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। जितनी भी एडजस्टमेंट बढ़ाऊंगा ना, 15, 16, 17, 18, 20, जितनी भी एडजस्टमेंट कराऊंगा, हर एक एडजस्टमेंट में मुझे यही देखना है क्या वो डेबिट साइड में गया। डेबिट साइड इफेक्ट है, यहाँ पर डेबिट साइड ही लिखा दोस्तों, डेबिट इफेक्ट लिखा है, दोनों का मतलब अलग है, मैं भी समझाऊंगा। डेबिट साइड और डेबिट इफेक्ट का मतलब होता है डेबिट साइड और डेबिट इफेक्ट। डेबिट साइड का मतलब होता है डेबिट साइड में भेजना, डेबिट इफेक्ट का मतलब होता है डेबिट साइड में भेजना, एक ये इफेक्ट हो गया। और सर क्रेडिट में से माइनस कर देना, एक ये इफेक्ट हो गया। ध्यान सुनना, मैं पहले यही बेसिक बता देता हूँ। अगर आपको बैलेंस शीट मैच करनी है तो जितनी भी एडजस्टमेंट आप पढ़ोगे, हर एक के डबल इफेक्ट दो। कितने इफेक्ट दो? दो इफेक्ट दो। एक डेबिट होना चाहिए, एक क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए, पहले तो समझो। मैं बिल्कुल बेस करा रहा हूं, क्योंकि अब मैं आगे नहीं कराऊंगा, मैं यही समझा रहा हूं, आगे बार बार नहीं समझाऊंगा मैं इस चीज को। एक बार बेसिक ध्यान से समझ लो, डेबिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना सर, तो 100% कह रहा हूं, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ये जरूर समझ में दे रहा हूं। डेबिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं लिखता हूं डेबिट इफेक्ट का मतलब, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है डेबिट इफेक्ट, दोनों का मतलब अलग होता है सर। मान लो सर मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया सर, और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में मैंने कोई भी आइटम, मैंने यहाँ पर कोई भी आइटम मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो किस साइड डाला बता दो जरा सर, किस साइड डाला सर? डेबिट साइड डाला। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट हो गया। इसी को हम डेबिट इफेक्ट भी बोल सकते हैं और डेबिट साइड भी बोल सकते हैं। बट दूसरी चीज भी देखना, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में मैंने क्या करा सर, मैंने क्या करा,
क्रेडिट साइड में कुछ आइटम लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड में कुछ आइटम लिखा था, ध्यान सुनना, क्रेडिट साइड में पहले से कुछ आइटम था, अब मैंने यहां से आइटम लेस कर दिया, कुछ आइटम लेस कर दिया सर, लेस कर दिया। और जो आइटम मैंने लेस करा, ये वाला सर, कौन सा वाला, नहीं ये वाला ब्लैक वाला कह रहा हूं मैं, ब्लैक वाला जो आइटम मैंने लेस करा, ये वाला, ये क्रेडिट साइड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है सर, बताओ। देखो ये तो चीज हो गया कि ये तो डायरेक्ट डेबिट इफेक्ट हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट डेबिट साइड में डाल दिया, ये हो गया डेबिट साइड और डेबिट इफेक्ट दोनों। पर यहां पर डेबिट साइड में नहीं गया, यहां पर आइटम कहा गया है, आइटम क्रेडिट में से लेस करा गया है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड को कम कर दे, उसका अपना नेचर होता है, जिसका बोलते हैं डेबिट नेचर, डेबिट इफेक्ट सर, इसको भी हम क्या नाम देते हैं, डेबिट इफेक्ट। दोबारा समझना दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये बात आपको क्लियर होगी ना सर, तो हर एक बात आपको क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। पहली बात मैं कह रहा हूं कि अगर हमने कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे डाली, तो वो डेबिट इफेक्ट हो गया। अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में डाली पर लेस करके डाली, तो उसका अपना नेचर हो गया डेबिट इफेक्ट। दोस्तों ये तो क्रेडिट इफेक्ट है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में गया है। पर ये जो आइटम लेस करा है, जैसे सेल रिटर्न लेस करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उसका अपना नेचर है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड को कम कर रहा है, उसका अपना नेचर है डेबिट इफेक्ट। अगर ये बातें आपको क्लियर होगी ना दोस्त, तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। अब मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट इफेक्ट की। क्रेडिट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक कोई ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। कोई भी ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, मान लेते हैं, और मैंने कहा कि सर ये मैंने यहाँ पर डाली कोई ट्रांजैक्शन, मान लो सेल डाल दी, कोई भी ट्रांजैक्शन डाली, तो सर जो ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड में शो कर रहा हूं, वो सारे क्या हो गए, क्रेडिट इफेक्ट हो गए। वो सारे क्या हो गए दोस्तों, क्रेडिट इफेक्ट हो गए। और क्रेडिट इफेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मैं डेबिट साइड में से लेस कर रहा हूं, तो उस लेस का अपना नेचर है मेरे दोस्त क्रेडिट इफेक्ट, उस लेस का अपना नेचर है पीएनएल अकाउंट। जरा ध्यान देना, जब मैंने कहा सर ये मेरा डेबिट है और ये मेरा क्रेडिट है, तो मैंने यहां पर लिख दिया टू परचेजेस, और परचेजेस में से क्या माइनस करा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या कर रहा है, डेबिट साइड को कम कर रहा है। तो डेबिट साइड को जो आइटम कम कर दे, उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट इफेक्ट। क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट बोलते हैं इसको, वो आइटम जो डेबिट को कम कर दे। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो माइनस कर दो या क्रेडिट साइड में डाल दो, बात एक ही है। माइनस कर दो डेबिट साइड में से या क्रेडिट साइड में डाल के कम कर दो, बात एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान समझना बात को, क्या बोला मैंने, वो आइटम जो डेबिट साइड में डाला है डेबिट इफेक्ट, वो आइटम जो क्रेडिट साइड में डाला है क्रेडिट इफेक्ट, वो आइटम जो डेबिट में से कम कर रहा है, तो डेबिट को कम कर रहा है, उसका अपना नेचर क्रेडिट। वो आइटम जो क्रेडिट साइड को कम कर रहा है, माइनस कर रहा है, उसका अपना नेचर क्रेडिट। वो आइटम जो डेबिट साइड को बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है ना, बढ़ा रहा है, अगर कम कर रहा है तो क्रेडिट, बढ़ा रहा है डेबिट को तो डेबिट। अगर क्रेडिट साइड को कम करता है तो अपना नेचर डेबिट, अगर क्रेडिट साइड को बढ़ाता है तो नेचर हो गया क्रेडिट। तो अगर डेबिट साइड में कोई आइटम डाल रहे हैं, वो डेबिट को बढ़ाएगा तो डेबिट इफेक्ट, घटाएगा तो क्रेडिट इफेक्ट। अगर क्रेडिट साइड में कोई आइटम डाल रहे हैं, अगर आइटम को क्रेडिट साइड को बढ़ा रहा है तो क्रेडिट इफेक्ट, अगर क्रेडिट साइड को कम कर देता है अमाउंट को, तो कौन सा इफेक्ट हो गया दोस्तों, तो डेबिट इफेक्ट हो गया दोस्तों, डेबिट इफेक्ट हो गया। अगर ये इफेक्ट समझ में आ गया ना, अब मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी एडजस्टमेंट आप पढ़ोगे ना, सबके डबल इफेक्ट देने हैं, एक डेबिट देना है, एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोला, इफेक्ट बोल रहा हूँ, इफेक्ट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोला दोस्तों, इफेक्ट बोल रहा हूँ। इफेक्ट का मतलब मैंने आपको समझाया क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं डेबिट और क्रेडिट के। लो भाई लो, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिखाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिखाते दोस्तों। तो हमने कहा इफ क्लोजिंग स्टॉक, तो जब भी हम कोई इफेक्ट दिखाएंगे वो डबल इफेक्ट दिखाएंगे। ध्यान देना कैसे डबल कह रहा हूं मैं, ये देखो एक दूसरे तरीके से मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने कहा इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट shown इन ट्रायल बैलेंस। दोस्तों अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा, इसका मतलब ही है, इसका मतलब ही क्या हो गया, इट मीन क्लोजिंग स्टॉक show in adjustment, it mean closing stock
in so outside trial balance or that is adjustment. outside trial balance that is adjustment. outside trial balance that is adjustment. दोस्तों जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, जब भी हम कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, हम दो बातें सीखेंगे। क्या वो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो कितने इफेक्ट होंगे, अगर हो रहा है तो कितने इफेक्ट होंगे। दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन जब ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होती तो मतलब उसका मतलब यह है कि वो एडजस्टमेंट में शो हो रही है, नीचे एडजस्टमेंट डिटेल में शो हो रही है, तो उसके होंगे डबल इफेक्ट। क्या होंगे दोस्तों? डबल इफेक्ट होंगे। क्या होंगे दोस्तों? उसके डबल इफेक्ट होंगे। उसके कितने इफेक्ट होंगे? तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता, एडजस्टमेंट शो होता है, तो उसके कितने इफेक्ट होते हैं? डबल इफेक्ट होते हैं। एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। पर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो होता है तो मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में शो होती है उसका एक ही इफेक्ट होता है मेरे दोस्त, एक ही इफेक्ट होता है। मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों ट्रायल बैलेंस में आने वाली ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट होता है और क्यों ट्रायल बैलेंस में नहीं आने वाली ट्रांजैक्शन मतलब एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। इसका रीजन जानेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी क्या बताया कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका सिंगल इफेक्ट शो करते हैं, डबल नहीं शो करते। सिंगल क्यों ऐसा होता है उसका रीजन अभी आएगा। पर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से है तो उसका एक इफेक्ट दिखाएंगे, दो नहीं। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, बाहर है ट्रायल बैलेंस के मतलब आउटसाइड एडजस्टमेंट में है, तो उसके डबल इफेक्ट दिखाएंगे दोस्तों। उसके कितने इफेक्ट दिखाएंगे? डबल इफेक्ट। तो पहले मैंने कहा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है ना भाई, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा अभी कहां शो नहीं है? नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखने का मतलब है एडजस्टमेंट में है। तो अगर एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट होंगे। बताओ कहां जाएगा। सबसे पहले आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। सर लिखेंगे नहीं, हम शो करके दिखाएंगे। हमें बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में सर हमें दो साइड बनानी है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और बनाएंगे सर बैलेंस शीट, लो भाई लो। तो सर कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये मेरी बैलेंस शीट हो गई। देखो ये मेरी होगी एसेट साइड, ये मेरी एसेट साइड, ये होगी लायबिलिटी साइड, ये मेरी होगी अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड, ये हो गया मेरा डेबिट साइड। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखता है। या लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट कहां से हो रहा है? एडजस्टमेंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट देखो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट एडजस्टमेंट में शो होता है, पर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर शो हो जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आ जाता है। देखो उसका बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कोई नहीं बताता। ये तो हर कोई बताता है कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर एडजस्टमेंट के अंदर शो हो रहा है तो ये कहां दिखाएगा? दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं बात करूं तो मैंने डबल इफेक्ट दे दिया, और ये इफेक्ट हो गया मेरा क्रेडिट इफेक्ट। देखो आप कहां शो हो रहा है ये? सर ये नहीं देखना कहां पर शो हो रहा है, ये देखना है कि क्रेडिट गया डेबिट गया, क्रेडिट गया डेबिट गया। मैंने कहा क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, ये मत देखो ट्रेडिंग में जा रहा है, पीएल में जा रहा है, बैलेंस शीट में। ये देखो सर क्रेडिट साइड में गया है, डेबिट साइड में गया है। अब देखो अगर मैंने कहा बैलेंस शीट की बात, तो बैलेंस शीट में गया है, बैलेंस शीट ये मेरा नीचे क्या होता है? डेबिट। इसका नीचे क्या होता है? एसेट का नीचे डेबिट, और लायबिलिटी का नीचे क्या होता है? क्रेडिट। तो एसेट साइड में गया, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया दोस्तों? डेबिट इफेक्ट हो गया। अगर आपने हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट देते चले तो आपकी 100% बैलेंस शीट मैच होगी, कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा करके दिखाइए। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पर डाला मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब क्या रह गया? डेबिट इफेक्ट रह गया। तो मैं हर ट्रांजैक्शन को ऐसे कराने वाला हूं। आपका दिमाग देखो अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी बहुत समझने में प्रॉब्लम आएगी। जब मैं कह रहा हूं अगर मैं 3-4 एडिशन करा बैठा ना आपको, और एक क्वेश्चन करा बैठा, तो आप देखना कैसे कैसे आप और करते जाओगे, आपको और आता चले जाएगा। दोस्तों अभी आप सोचोगे कि मेरा सारा पीएनएल अकाउंट अभी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पीएनएल अकाउंट पूरा खत्म करो, लिख कर दे रहा हूं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी। हर एक एडजस्टमेंट मजा आएगा आपको। डबल इफेक्ट सॉरी सर, हमने दो बातें जाननी है। पहली बात तो ये जाननी है कि सर हमें जाननी है कि भैया जब ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक, देखो मैं कह रहा हूं
परसेंट ऐसे चांसेस होते हैं जब ट्रायल बैलेंस में कभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है उसके भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो जाता है। वो कब होता है उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। वो कोई नहीं बताता क्योंकि 99% चांस ये होते हैं आने के, और आपके पास 2% चांस 3% चांस होते हैं, 98 जो भी होगा 2-3% 4% चांस होते हैं वो वाले आने के। तो हमेशा यही आता है ट्रांजेक्शन। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, नीचे दे रखा है, तो वहां पर डबल इफेक्ट होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसलिए क्या, क्योंकि बच गया है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होगा, जो एसेट लास्ट में बच जाती है वो है क्यों, स्टॉक बच गया, क्लोजिंग है तो बच गया। और ट्रेडिंग किससे क्यों गया, मैं आपको रीजन बताया था। ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट होता है, बेस को सेम करने के लिए। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, बट अब मैं बात करने जा रहा हूं भाई, ये मैंने डबल इफेक्ट दे दिया। मैंने कहा अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होती है उसके सिंगल इफेक्ट होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं नोट के तौर पर, भाई ये याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर आती है, ट्रायल बैलेंस में होती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस में है, तो उसके सिंगल इफेक्ट होते हैं। सिंगल इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट नहीं होते। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड नहीं जाएगा, एक ही साइड जाएगा। कैसे पता चलेगा? इफेक्ट नेचर के हिसाब से होगा, इफेक्ट ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से होगा। मैंने कहा परचेज, तो परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट साइड में जाएगा। मैंने कहा सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। इफेक्ट ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से होगा कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। पर हमेशा ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन जाती है तो उसके सिंगल इफेक्ट होते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस वाली आइटम के सिंगल इफेक्ट और एडजस्टमेंट वाली आइटम के डबल इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये पुटअप हुआ, ऐसा क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर सिंगल इफेक्ट होता है और क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आती ट्रांजैक्शन तो डबल इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ। एक क्वेश्चन का रीजन दे रहा है मुझे आपको, पहले मैं आपको खुद ही बना रहा हूं, आपका क्वेश्चन आए ना आए, मैं खुद ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ ऐसा क्यों हुआ, हर किसी के पीछे क्यों लगाना है। मैंने कोई बात कही, मैंने कहा कि भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर हो रहा है, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कोई भी, उसका सिंगल इफेक्ट होंगे। पर क्यों एडजस्टमेंट के डबल क्यों, उसके सिंगल क्यों, इसका रीजन देना है आपको। ठीक है, दूसरी बात ध्यान सुनना, अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होती है तो उसके सिंगल इफेक्ट और उसके डबल इफेक्ट नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों आता है उसका रीजन देना है सर। क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा, बट बहुत एक रेयर चांसेस होता है जब ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, उसका रीजन देना है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रायल बैलेंस वाली आइटम के सिंगल इफेक्ट क्यों होते हैं, एडिशनल के डबल इफेक्ट क्यों होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आता है क्लोजिंग स्टॉक, अगर आ गया तो तब क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने कहा इफ मैंने कहा ना बड़ा है क्लोजिंग स्टॉक। देखो अगर मैं बात करूं हर एक क्वेश्चन की तो मेरा अभी खत्म हो गया, मैं यहां भी खत्म करा सकता था। ये बातें नहीं बताता तो 100% आपके बुक के क्वेश्चन हो जाएगी, बट नहीं सर, बात नॉलेज की है, बात कॉन्सेप्ट की है, और जब बात नॉलेज और कॉन्सेप्ट में आती है ना अकाउंट की, मैं 100% देता हूं उसकी। मेरा सब्जेक्ट ही अकाउंटेंसी है, मेरे को पढ़ाने में घुस के पढ़ाऊंगा भाई, मेरा सब्जेक्ट ही है दोस्तों। इफ closing stock if closing stock in the trial balance, if closing stock in the trial balance अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां पर शो हो रहा है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है, इसका मतलब कितने इफेक्ट होंगे, इसका मतलब सिंगल इफेक्ट होगा। पर इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, सिंगल इफेक्ट होगा। क्या होगा, सिंगल इफेक्ट होगा। और वो कहां पर होगा, तो सबसे पहले तो मैंने कहा नेचर के हिसाब से होगा। पहले तो मुझे जानना है कि भैया सिंगल इफेक्ट होगा वो कहां होगा, नेचर के हिसाब से होगा। पहले तो मुझे जानना है कि जो सिंगल इफेक्ट होगा वो कहां पर होगा। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में है तो डेबिट इफेक्ट होगा, अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट इफेक्ट होगा। बट सर पहले समझने के लिए मुझे पता होना चाहिए ना क्लोजिंग स्टॉक आता कहां है, डेबिट में क्रेडिट में, इसलिए इसको मैं थोड़ा अभी यहां पर छोड़ता हूं और यहां से मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन देखते हैं कि कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, कब क्लोजिंग स्टॉक
ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है और कहाँ आता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये समझना बहुत जरूरी है। जब मुझे पता चल जाएगा कि कब आता है और कहाँ आता है, डेबिट आता है क्रेडिट आता है, तो मैं परफेक्ट भी दे दूंगा, क्योंकि सिंगल देना है और सिंगल क्यों देना है उसका रीजन भी बताऊंगा। देखो इसी में बताऊंगा आपको मैं। तो ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेज। अब ये एडजस्टेड परचेज क्या होता है, जरा ध्यान देना दोस्तों। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज शो होता है तो क्लोजिंग स्टॉक भी डालना होता है। देखो इसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। देखो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, एडजस्टेड परचेज का मतलब हुआ, एडजस्टेड परचेज का मतलब हुआ ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब मैं इसका अमाउंट निकाल देता हूं तो ये सारा, जब मैं ये कर देता हूं तो ये निकालते ही मेरा क्या आ जाता है दोस्तों, ये एडजस्टेड परचेज आता है। और एडजस्टेड परचेज में डाल देता हूं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे। एडजस्टेड परचेज कहां डाल देता हूं, ट्रायल बैलेंस के, एडजस्टेड परचेज डाल देते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, और इकट्ठा डाल देते हैं, नेट कर देते हैं। ओपनिंग डालते हैं, क्लोजिंग डालते हैं, तो एडजस्टेड परचेज डाल देते हैं, नेट कर देते हैं। और समझा रहा हूं देखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे डाल देते हैं, डेबिट साइड पे। तो अगर एडजस्टेड परचेज क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो पक्का क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। अगर एडजस्टेड परचेज नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो अब मैं आपको कांसेप्ट समझाता हूं। अब मैं आपको कांसेप्ट एग्जांपल्स के साथ से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया मेरे पास। मैंने कहा पहले सबसे पहले तो मेरे पे क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक मुझे दे रखा है, ध्यान सुनते रहना, ठीक है, सुनते रहो, लिखना नहीं है अभी, मैं लिखवाने के लिए टाइम आपके पास होगा, आराम सुन लो। ओपनिंग स्टॉक पहले कितना है, मैंने कहा भाई ओपनिंग स्टॉक मेरे पे 50,000 रुपए का है। ध्यान सुनना, रुपीज में दे रहा हूँ सारी चीजें। मैंने कहा इस साल मैंने परचेज भी करी है, परचेज करी है मैंने 1,00,000 रुपए का। और सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। मेरा कितना बच गया सर, क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। कितने का बच गया सर, 30,000 रुपए का। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक जब बच जाता है वो किस में से बचता है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, देखो 50,000 का मेरे पे पहले ही सामान पड़ा था, 1,00,000 का अभी खरीदा, तो टोटल सामान कितने का है, टोटल सामान मेरे पे कितने का है सर, 1,50,000 रुपए का है। 1,50,000 रुपए का टोटल सामान है। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपए बच गया है तो वो इसी 1,50,000 में से होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। अगर क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बच गया है, मैंने कहा मेरे पे पहले 50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था और 1,00,000 रुपए का परचेज था, तो मेरा टोटल सामान कितने का है मेरे पास स्टॉक, मेरे पास टोटल पे चीजें कितनी 1,50,000 रुपए की है। अब 30,000 का बच गया तो मैंने बेचा कितना है, मैंने कहा भाई अगर मैंने जितना मेरे पे टोटल इतना था जिसमें 30 का बच गया, तो मैंने सेल कितना करा दोस्तों, मैंने सेल करा सर, ये तो सिंपल है, सेल करा मैंने सर 1,20,000 रुपए, 1,20,000 का माल बेचा होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है, सिंपल है। अब मुझे मैं जानना चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक पार्ट, एक तो पार्ट होता है किसका, ओपनिंग स्टॉक और परचेज का, ये लिख दूं मैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक कहां से निकलेगा, परचेज का पार्ट होगा नहीं होगा। अगर मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं, अगर मैं लीफो करता हूं, फीफो का मतलब पहले जो आया वो गया होगा, तो परचेज पहली बेची होगी। अगर मैं लीफो मेथड करता हूं, जो लास्ट में जो आया वो पहले गया होगा, मतलब 1,00,000 पहले निकाला होगा, फिर बाद में 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस। बताओ क्या सही बात है या नहीं है सर। क्लोजिंग स्टॉक जो 30,000 बच गया वो किस में से, वो उसी 1,50,000 में से बचा ना, वो इसी 1,50,000 में से बचा ना मेरे भाई। अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैं क्या समझाने जा रहा हूं, मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं आपको। मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, और मैंने कहा ये लो भाई ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, और मैंने यहाँ पर डाल दिया सर डेबिट, और मैंने यहाँ क्रेडिट डाल दिया। सबसे पहले मैंने कहा भाई देखो मेरे में पहले साल का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक डाल दिया। ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक शो होता है, बताओ कहां पर, डेबिट साइड पर शो होता है। ओपनिंग स्टॉक शो होता है कहां पर, डेबिट साइड पर 50,000। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में नहीं आता, क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, इसलिए उसके डबल इफेक्ट होता है। क्यों नहीं आता उसका रीजन समझेंगे ना, सारी बातें कवर करूंगा। मैंने कहा परचेज भी डाल दो, 1,00,000 रुपए की। अब दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से समझना। मैंने कहा सर ओपनिंग स्टॉक मैंने 50,000 डाल दिया, परचेज मैंने 1,00,000 डाल दिया, तो टोटल मैंने कितना डाल दिया सर, 1,50,000 रुपए। टोटल मैंने 1,50,000 रुपए डाल दिया। अब ये 1,50,000 में डाल चुका, तो इसी में से तो 30,000 है, क्या मैं 30 भी डालू अब,
अगर मैंने यहां पर ध्यान सुनना, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक का नीचे डेबिट होता है, आपको पता है एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट मैंने सिखाई है। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने 30,000 और डाल दिया यहां पर, तो मेरी परचेज कितनी हो जाएगी, मेरा टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा मेरे पे 1.5 लाख और 30,000 180 हो जाएगा। क्या 180 है मेरे पे, बताना जरा, बताओ मेरे दोस्तों, क्या 180 मेरे पे है भी? मैंने कहा ओपनिंग मेरे पे 50 है, परचेज मेरे पे 1 लाख है, तो टोटल 1.5 लाख की तो स्टॉक है। तो वो 30,000 में अलग से क्यों दिखाऊं, क्योंकि वो तो परचेज और ओपनिंग का ही पार्ट है। वो 30,000 में अलग से क्यों दिखाऊं भाई, वो तो परचेज और ओपनिंग का ही पार्ट है। तो हटाओ यहां से 30,000 रुपए, सर ये अलग से नहीं आएगा, ये तो सर 1.5 लाख रुपए का ही पार्ट है, तो 1.5 लाख डाल तो दिया, उसी में तो अलग से क्यों दिखाऊंगा अब? अरे ये बात समझ में ही नहीं आ रही, सर समझ में आ रहा है? हाँ जी सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से। क्यों सर आप बताओ सर, सिंपल सी बात है सर, आप हमें पता क्यों समझा रहे हो, सिंपल बात है भाई, ओपनिंग स्टॉक 50,000 डाल दिया है मैंने, परचेज ही मैंने 1 लाख डाल दिया, तो टोटल तो मेरे पे 1.5 लाख का स्टॉक पड़ा है ना मेरे पे। अब 30,000 तो इसी में से बचा, और जो बचा वो डाल दो दोबारा, तो सर 1,80,000 का पड़ा था या 1.5 का ही पड़ा है? सर 1.5 का ही पता है, तो 30,000 अलग से क्यों डालू, वो तो ऑलरेडी डल चुका है। क्या वो 30,000 ओपनिंग और परचेज का ही पार्ट है? मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस। अब वो 30,000 रुपए किसका पार्ट है सर, ओपनिंग स्टॉक और परचेज का। वो जब दोनों डल चुके तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से क्यों दिखाऊं भाई मैं? जब क्लोजिंग स्टॉक ही परचेज में से निकल कर आया, तो परचेज 1 लाख डाल ही दी, तो 30,000 अलग से क्यों दिखाऊं भाई? इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता मेरे दोस्तों। अभी आगे बढ़कर बताऊंगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आता है। अभी तो बताया कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर है। आंसर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब नहीं आता? मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक, मैं कह रहा हूं ना, पूरी क्लोजिंग स्टॉक समझाने में 1 क्लास लगती है, पर अगर आपने 1 क्लास समझ लेना ध्यान से तो बहुत मजेदार आपको आ जाएगा, नॉलेज आपको मिलेगी। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब नहीं आता? कब नहीं आता? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब नहीं आता? मैंने आंसर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर तब नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर तब नहीं आएगा जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही तो पार्ट है ट्रायल बैलेंस ओपनिंग स्टॉक और परचेज का, तो ऑलरेडी डल चुका, तो अलग से क्यों दिखाऊं? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तब नहीं आएगा जब ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस ट्रायल बैलेंस में है। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस ट्रायल बैलेंस में है। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस ट्रायल बैलेंस में है। ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्तों, जब ओपनिंग स्टॉक परचेज ट्रायल बैलेंस में है तो क्लोजिंग स्टॉक ही तो इन दोनों के पार्ट होते, तो डल तो गया, अब दोबारा क्यों डालूं मैं? क्लियर, ये बात क्लियर हो गया। कब नहीं आता? अब कब आता है? तो मैंने कहा देखो, सबसे पहले निकालो एडजस्टेड परचेज। मैं इस क्वेश्चन पे निकाल रहा हूं एडजस्टेड परचेज, तो मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1 पे मैंने निकाला एडजस्टेड परचेज, निकाला जा दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तब आता है जब ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज होती है। कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है? आंसर लिख देंगे इसका, जब ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर हो। जब ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है। जब ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के, जब ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर है। देखो, अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो सॉरी, अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, अगर ये पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल रहे हैं तो फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इसी का पार्ट होता है, ये ऑलरेडी डल चुका, अलग से निकालेंगे, क्योंकि उसी के में से तो निकला और वो डल चुका, तो ऑलरेडी फिर दोबारा डालो, 180 का थोड़ा ना 150 का है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज जब ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से होता है तो क्लोजिंग स्टॉक भी डालना पड़ता है। रीजन समझे। एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते हैं बताना जरा। एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते हैं? मैंने कहा भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको फील आएगा देखना समझने में। मैंने कहा भाई एडजस्ट ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए का परचेजेस करा था और माइनस कर दिया था सर 30,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कितना आ गया सर 1,20,000 रुपए। कितना है दोस्तों? 1 लाख। अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा ना, अब मैं एडजस्टेड परचेज डालूंगा, ओपनिंग परचेज डालूंगा, क्योंकि मैंने कहा 2 केसेस में,
दो केस हो सकते हैं, या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज शो होगा या ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक शो होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है, इसका मतलब समझ लेना क्लोजिंग सॉरी, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस शो हो रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, वो ऑलरेडी डल चुका, वो इंक्लूड ही तो है परचेजेस के अंदर। बट अगर पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर पहले से एडजस्टेड परचेज हो रही है, मान लेते हैं एडजस्टेड परचेज दिखा दिया, एडजस्टेड परचेज कितना, एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग वाला परचेज माइनस क्लोजिंग हटा देते हैं, तो एडजस्टेड परचेज कितना है 1,20,000। तो अगर एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो बताओ मेरा स्टॉक कितना था, 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए? सर 1,50,000 रुपए था मेरा, 1.5 लाख रुपए मेरा स्टॉक था। अभी एडजस्टेड परचेज डाली, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर उस 1.5 में से, ये देखो ये पूरा 1.5 है, 1.5 में से 30 हटा दिया और सिर्फ एक ही 20 डाला, तो मुझे 30 अलग से और दिखाना होगा। और इसको क्या दिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर जाता है सर, डेबिट साइड में जाता है, क्योंकि मुझे कितने करने हैं भाई, स्टॉक तो मेरा 1.5 लाख रुपए था, एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया था, इसलिए अलग से डालना पड़ेगा। एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया था, इसलिए अलग से डालना पड़ेगा। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक का चला कब आता है, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज होती है, तो समझ लेना उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक हटा देते हैं एडजस्टेड परचेज निकालते टाइम। अगर एडजस्टेड परचेज आई तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी डालना पड़ेगा 30,000 रुपए, और 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आया। तो ये समझ में आ गया दो क्वेश्चन कि कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है और कब नहीं आता। कब आएगा, अगर एडजस्टेड परचेज ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो समझ लेना एडजस्टेड परचेज निकालते टाइम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करा था, तो 1.5 लाख के स्टॉक मुझे 30 हटा दिया था, अब 30 अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर का होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है दोस्तों, डेबिट नेचर का होता है। तो क्या इफेक्ट देना पड़ेगा, सिंगल इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक किस नेचर का है, डेबिट नेचर का है, तो मेरे को कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा सर, इधर डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा। बस सिंगल इफेक्ट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक शो इन अ ट्रायल बैलेंस, तो कहां शो होगा, डेबिट साइड पर शो होगा। मैंने नीचे बताया, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में से क्लोजिंग माइनस करते हैं तो वो पूरा 1.5 लाख करने के लिए अलग से दिखाना पड़ेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी परचेज ओपनिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है। क्या क्लियर है बात, कब क्लोजिंग स्टॉक पे आना, ट्रायल बैलेंस में आता, कब नहीं आता। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज शो हो रखे हैं, तब डबल इफेक्ट देंगे, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में शो होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग और परचेज उसमें नहीं है, सिर्फ एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो सिंगल इफेक्ट देते हैं दोस्तों। और वो सिंगल इफेक्ट क्यों देते हैं, इसका क्वेश्चन ही बताना है। मैंने बताया नहीं कि क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर सिंगल इफेक्ट आता है और क्यों एडजस्टमेंट के लिए डबल इफेक्ट आता है। अगर ये समझ लेना, आज की क्लास ही सफल हो जाएगी। और आगे हर क्लास में ये करूंगा मैं, आगे हर क्लास में 2 पॉइंट बनाऊंगा। एक पॉइंट, अगर ये ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में है तो तब क्या, अगर ये ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो तब क्या। आ रहा समझ में, तो ये समझना जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन आए तो सिंगल इफेक्ट क्यों, और अगर एडजस्टमेंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन आती है तो डबल इफेक्ट क्यों। ठीक है, पर यह समझा दिया मैंने कि क्लोजिंग स्टॉक कब आता है और कब नहीं आता। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आता है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, और सिंगल इफेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। अगर डेबिट नेचर का है तो डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट नेचर का है तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होगा दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक का नेचर हुआ डेबिट नेचर, डेबिट नेचर का होता है। अगर ये डेबिट नेचर का है तो मुझे कौन सा इफेक्ट दिखाना है, डेबिट दिखाऊं या क्रेडिट दिखाऊं, सर डेबिट दिखाऊंगा। अगर कौन सा नेचर का है, डेबिट, तो डेबिट इफेक्ट। और डेबिट इफेक्ट देखना कहां पर था सर, ये तो क्रेडिट था, ये डेबिट है, तो सर कहां दिखाऊंगा, अब एसेट साइड में दिखाऊंगा, सिर्फ एक ही जगह दिखाऊंगा। सर एक जगह क्यों दिखाया, बस ये समझा दो, तो वही समझाना रह गया है कि एक जगह क्यों आया। तो मैंने कहा सर बस कितना दिखाऊंगा, अब कितना दिखाऊंगा, सिर्फ डेबिट इफेक्ट दिखाऊंगा, एसेट साइड पे दिखाऊंगा। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाना है, वो क्यों ऐसा है वो मैंने कहा ना, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि मैं ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि मैंने अभी रटवा दिया, मान लो कि सिंगल इफेक्ट होता है, मैंने अभी रटवा दिया कि मान लो सिंगल इफेक्ट हो, तो कब कैसे करेंगे सिंगल इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर डेबिट है तो डेबिट इफेक्ट, तो अगर क्रेडिट नेचर होता तो मैं ये इफेक्ट दे देता, क्योंकि डेबिट नेचर है तो मुझे ये वाला दिखाना है, डेबिट साइड एसेट साइड में जाएगा।
क्या क्लियर हो गया? तो अगर आज के बाद ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक सर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो हो रहा है तो समझ लेना कौन सा देंगे, डेबिट इफेक्ट। और दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, एक एसेट साइड की बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड वाला डेबिट इफेक्ट होता है कोई सा नहीं, ये हमें डेबिट इफेक्ट दे देंगे। लो भाई लो, इससे अच्छे से आपको कोई समझा नहीं सकता। अब बात रही कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, अब जरा मुझे क्या समझाना है कि ये क्वेश्चन समझते चलेगा ना मेरा, मैं सर एक ही बार बताऊंगा ये वाला, क्योंकि ये हर बार हर एडजस्टमेंट में है, ये हर एडजस्टमेंट मैक्सिमम एडजस्टमेंट में है ये। मैं एक ही बार समझाऊंगा मेरे दोस्त, बार बार नहीं समझा सकता क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब मैं समझा रहा हूं कि क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर की ट्रांजैक्शन के सिंगल इफेक्ट होते हैं, क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर के ट्रांजैक्शन के सिंगल इफेक्ट होते हैं, और क्यों एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं, और क्यों एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं, क्यों एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं, क्यों एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के क्यों सिंगल इफेक्ट होते हैं और एडजस्टमेंट के क्यों डबल इफेक्ट होते हैं, तो क्यों लगा दिया दोनों में, दो क्वेश्चन बने कि ट्रायल बैलेंस वाले के डबल क्यों और एडजस्टमेंट वाले के सिंगल क्यों, ट्रायल बैलेंस वाले के सिंगल क्यों, एडजस्टमेंट वाले के डबल क्यों। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस वाले के सिंगल बता दिया तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट के डबल पता चल जाएगा आपको। तो आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की मदद से। लो दोस्तों ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना सर। मैंने दो ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, दो ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ जब मैं एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं जब मैं ओपनिंग स्टॉक डालता हूं, और एक ट्रायल बैलेंस बनाता हूं जब मैं एडजस्टेड परचेज डालता हूं। एक ट्रायल बैलेंस बनाता हूं जब मैं एडजस्टेड परचेज डालता हूं। ठीक है, दो ट्रायल बैलेंस है। अगर एडजस्टेड परचेज आया तो सिंगल इफेक्ट, अगर नहीं आया तो डबल इफेक्ट, दोनों समझ में आ जाएगा दोनों से। देखो एक ट्रायल बैलेंस जब मैंने ओपनिंग स्टॉक डाला और परचेज डाला। ओपनिंग स्टॉक डाला मैंने 50,000 रुपए और परचेज डाला मैंने 1 लाख, और सेल मेरी कितनी हो गई, सेल मेरी करी थी 1 लाख, जितने की भी थी सेल मेरी 1 लाख की। 1 लाख मान लेते हैं 20,000 की सेल कर, 1,20,000 की सेल कर। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था 30,000। तो यहाँ तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है मैंने नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया, ओपनिंग स्टॉक है मेरे पे, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पे नीचे एडजस्टमेंट मैंने दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है कितना है भाई, 1,50,000 प्लस 1.5 लाख, 1.5 लाख मुझे 1,30,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। तो एक सिचुएशन ये आ सकती है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिख रहा है, एडजस्टमेंट में, तो कितने इफेक्ट होंगे सर, इसके तो डबल इफेक्ट होंगे। ये क्यों होंगे, ये सिखाना है ना, डबल इफेक्ट होंगे, पर क्यों होंगे ये सिखाना है। ठीक है, मैंने कहा एक मेरा ये है कि एडजस्टेड परचेज दे रखी है, एडजस्टेड परचेज दे रखी है दोस्तों 1,20,000 रुपए की, है ना। एडजस्टेड परचेज 20 की दिखाऊंगा, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी डाल रखा है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज डालूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी डालना पड़ेगा यहाँ पर कितने का, 30,000 का, तभी तो 1.5 लाख आएगा, तभी तो दोस्तों 1.5 लाख आएगा। और मैंने सेल कितने करी, सेल तो भाई अभी भी उतने की करूंगा, सेल अभी भी उतने की होगी दोस्तों। इसको हटा देता हूं, सेल अभी भी 1,20 की करी मैंने, सेल बिल्कुल सेम है मेरे केस के अंदर, सेल दोनों के अंदर सेल तो उतनी रहेगी, है ना। सेल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, सेल मैंने करी, सर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ सर, आपका ट्रायल बैलेंस मैंने कहा मैच नहीं करना, एक्स्ट्रा ट्रायल बैलेंस है मेरा, भी समझा रहा हूँ कुछ और चीज। एक्स्ट्रा मतलब आधा अधूरा ट्रायल बैलेंस है मेरा, सेल मैंने अभी 1,20,000 की करी है। अब मेरी बात को समझना, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आ गया, अब ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो यहाँ एडजस्टमेंट में, यहाँ ट्रायल बैलेंस में तो सिंगल इफेक्ट होगा। अब क्यों, अब देखना, इतना बेहतरीन लॉजिक दूंगा ना आपको, आप कहोगे सर क्या मजा आ गया सर समझाने में, इतना तगड़ी तरीके से समझ में आया ना आपको। आप मुझे मैसेज करके बताना है कि सर वाकई में आपको क्लोजिंग स्टॉक का ऐसा डिटेल वर्जन समझ में आया नहीं आया, मतलब ऐसा डिटेल वर्जन कभी किसने कराया नहीं कराया आपको, मैं जानना चाहता हूं दोस्तों कि आपने कभी ऐसा डिटेल में पढ़ा या नहीं पढ़ा। ध्यान देना आप, डबल इफेक्ट क्यों, सिंगल इफेक्ट क्यों। देखो ये एडजस्टमेंट में तो डबल इफेक्ट, ये ट्रायल बैलेंस में तो सिंगल, तो यही सिचुएशन मैंने अभी आयस करी थी। अब सर मैं इसका बनाता हूं क्या, मैं इसका बनाता हूं सर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, आंसर कर रहा हूं सर, मैं आंसर कर रहा हूं और आंसर बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट।
और सर मैं यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि अगर ये होता तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता, अगर ये होता तो ट्रेडिंग कैसे बनता। देखो, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चालू करा और मैंने यहाँ पर डाला सर, सबसे पहले तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और मैंने सबसे पहले डाला दो चीज। सबसे पहले डाला मैंने ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, और फिर मैंने डाला टू परचेज। देखो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनता है, मैंने सबको सिखाया था। देखो पहला तरीका है ना सिखाने का, एडजस्टमेंट कराने से पहले ट्रेडिंग सिखा दिया, क्योंकि अगर वो नहीं सिखाता तो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के नहीं होते। तो एक तरीका है पढ़ने का, ऐसा नहीं कि पहले सारी एडजस्टमेंट पढ़ लो फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का सीखो। देखो अब ओपनिंग स्टॉक कितना था, ऊपर ट्रायल बैलेंस में सब कुछ गिवन है, 50,000 और 1.5 लाख, 50,000 और 1 लाख। और सेल कितनी करी मैंने, सेल कर दी मैंने यूनिट पे, समझ लो। मैंने कहा चलो कॉस्ट टू कॉस्ट ही भेज दिया, अभी मैं कौन सा पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यूनिट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिट के हिसाब से, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। 1,20,000 की, तभी यूनिट के हिसाब से रहेगा तभी समझ में आएगा दोस्तों। मैंने कहा 50,000 यूनिट थी, 1 लाख यूनिट, 1,50,000, एक यूनिट 1 रुपए की, तो 50,000 रुपए की यूनिट होगी, 1 लाख की, 1 लाख रुपए की होगी, इधर 1,20,000 की भेज दी। ये रहा दोस्तों। अगर मैंने कहा 1,20,000 रुपए का मैंने सामान बेचा 1,20 में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये तो रीजन है, पक्का है आपके पास। सर मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक डालता था या आप नहीं डालते, बता दो सर। यहाँ मैं क्लोजिंग स्टॉक डालता था नहीं डालता था, सर डालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे सर बेस सेम करना है। देख लो आप, देखो ना, मैंने यार 1,20,000 का माल बेचा 1,20 में ही, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना। मेरी कॉस्ट कितनी थी, मेरी कॉस्ट कितनी थी, मेरा देखो 1,20,000 रुपए का कॉस्ट थी, ठीक है। मैंने खरीदा 1,20 में और सेल भी कितना कर दिया, सेल भी 1,20 में कर दिया, देखो ना, तभी तो 50,000 रुपए बचा। मैंने कहा मेरे पे स्टॉक था 1.5 लाख का, मेरे पे 1,20 की सेल कर दी तो 30,000 तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचा। अगर ज्यादा बेचता तो 1,20,000 का माल 1.5 लाख में 2 लाख में बेचता, नहीं मैंने कॉस्ट टू बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो सर मैंने देखो बैलेंस शीट मैच टोटल करने के लिए सर ये चीज तो बराबर लानी है, मैंने आपको पहले ही समझाया था। अगर 1.5 लाख यहाँ पर है और 1,20 का माल बेच दिया तो 30,000 का बचा होना चाहिए था। तो मैंने कहा बेस को सेम करेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। चलो ये समझ लो, ये समझ लो, ये समझो सर, ये समझो कि मैंने सेल कर दी 1.5 लाख रुपए की। मैंने सेल कितनी कर दी, मैंने 1,20,000 का माल मैंने भेज दिया 2 लाख रुपए में बेच दिया। लो भाई लो, अब मैं चेंज ही कर देता हूँ, मैंने छोड़ो नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं तो फिर दिक्कत कहोगे कह को भाई समझ नहीं आया, पहले तो अलग तरीके से समझाया था, अब अलग तरीके से समझा रहे हूँ। मैंने कहा जाओ, सेल मैंने 2 लाख रुपए ले ली, तो मैंने कहा अब तो प्रॉफिट आएगा। देखो मेरा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था 50,000, और देखो इधर देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था 50, सर परचेज कितनी थी 1.5 लाख, 1 लाख, तो टोटल कितनी स्टॉक हो गया था 1.5 लाख रुपए का। 1,20,000 का स्टॉक, क्योंकि 30,000 का अगर स्टॉक बच गया तो 1,20,000 का बेच दिया, कितने में बेचा 2 लाख रुपए में बेचा। कितने में बेचा दोस्तों 2 लाख रुपए। अब ठीक है, अब तो प्रॉफिट आएगा, 2 लाख रुपए में बेचा। पर सर क्या मैं कंपेरिजन कर लू ऐसे ही, क्या मैं ऐसे ही कंपेरिजन कर लू कि भाई 1,20,000 की चीज 2 लाख की बेची तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का है सर 80,000 रुपए का होगा ही नहीं होगा, हाँ सर 80 का होगा। सर मैं आपको बताओ कंपैरिजन कभी करूंगा जब बेस सेम होगा। 1,20,000 की 1.5 लाख का खर्चा डाला है, और अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं डालता, सेम पुराना वाला कंसेप्ट जो कल वाली क्लास में कराया था मैंने, सेम, तो भैया नहीं आएगा। तो बेस सेम करने के लिए तभी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जीपी आएगा कितने का 80,000 का, चेक कर लो आप। क्योंकि देखो 1.5 लाख और इधर 1.5 लाख और ये 2,30 मानेंगे तो 2,30 में 1.5 लाख गया तो 80 आएगा, 80 आएगा। आ रहा समझ में, ये क्लियर है। तो सर बेस सेम करने के लिए डालना पड़ा। तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिखाता हूं तो मुझे एक इफेक्ट यहां पर दिखाना पड़ेगा बेस को सेम करने के लिए। और दोस्तों मुझे बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा ही, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में दिखाना तो पड़ता ही है, क्योंकि एसेट बच गई है, जो चीज बच जाती है वो बैलेंस शीट में आता ही आता है। इसका तो लॉजिक ही नहीं है कोई। जो चीज एसेट बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं सर, जो चीज बच जाती है वो बैलेंस शीट में आती है, क्योंकि अगले साल को ट्रांसफर करनी होती है ओपनिंग एंट्री पास करके, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना सर, बैलेंस शीट में हो गया डबल इफेक्ट। एक यहाँ दिखाना पड़ा मजबूरी की वजह से, क्योंकि बेस बराबर करना था, और यहाँ दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो दिखाना पड़ेगा जो चीज बच जाती है, मशीन बचती है, जो चीज बच जाती है वो यहाँ पर आता है बैलेंस शीट के अंदर। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो अब आपको लॉजिक क्लियर होगा, अब होगा लॉजिक क्लियर, ध्यान देना, अब आपको लॉजिक क्लियर होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने कहा दोस्तों ध्यान सुना, इधर देखो बस, बाकी कहीं मत देखो, अब इधर देखो। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं करूंगा सर आपके पास ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना सर। मैंने कहा सर ओपनिंग कैसे आएगा, आप मेरी बात सुनो, यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ तो ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज था, तो मैं तो वही डालूंगा, मैं तो एडजस्टेड परचेज डालूंगा, 2 एडजस्टेड परचेज, 2 एडजस्टेड परचेज। अब देखो आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। 2 एडजस्टेड परचेज वाली कितनी 1,20,
एक बीस डाला और एक बीस का माल कितने का बेच दिया दोस्तों, एक बीस का माल बेच दिया 2 लाख रुपए का। तो क्या अब मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक शो करूं? क्यों करूं भाई, क्लोजिंग स्टॉक बेच तो ऑलरेडी बराबर है, एक बीस का माल 2 लाख में बेचा, अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 30,000 और दिखा दिया तो क्या होगा बताना जरा। तो सर 2 30 हो जाएगा, प्रॉफिट आप देखो, एक बीस का माल कितने में बेचा, 2 लाख रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 का। बिना क्लोजिंग स्टॉक दिखाए 80 आ रहा है भाई, बिना क्लोजिंग स्टॉक दिखाए 80 आ रहा है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया ना सर, गलती कर दोगे बहुत बड़ी, क्योंकि यहां पर जब क्लोजिंग जोड़ा ही नहीं तो मैं बेस को हटाऊं क्यों। यहां पर क्लोजिंग जुड़ा हुआ है, देखो 1.5 लाख का माल था, 30 का क्लोजिंग इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो हटाने के लिए क्रेडिट कर रहा हूं। यहां तो सीधा एक बीसी लिया है जो बेचा है, तो मैं हटाऊं क्यों, जब मैं लिया ही नहीं डेबिट साइड में तो हटाऊं क्यों। तभी तो कहा एडजस्टेड परचेज, और जब मैं एडजस्टेड परचेज डेबिट साइड में लिखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस बराबर हो चुका, अब हमें बेस बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये इफेक्ट तो कैंसिल हो गया मेरे भाई। आगे बात समझ में नहीं आगी, नहीं तो देख लो ना, 2 लाख यहाँ है, 2 लाख यहाँ है, 2 लाख में से 1 लाख 20 गया तो क्या होगा, 80 आएगा। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज डाल रहा हूं तो इसका मतलब समझ लेना ऑटोमेटिकली बेस बराबर होकर आया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही ऊपर माइनस कर चुका हूं, अलग से दिखा चुका हूं। जहां पर अलग से नहीं दिखाया था, यहाँ 1.5 लाख के अंदर क्लोजिंग स्टॉक था, इसलिए हटाने के लिए क्रेडिट करा बेस सेम करने के लिए। जहां तो एक बीस ही दिखाया और एक बीस का बाद 2 लाख बेचा, तो बेस तो बराबर है ही, क्यों दिखाऊं सर। तो क्या बच गया दिखाने लायक, सिर्फ बैलेंस शीट वाला। सेम यहां पर आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम एज बैलेंस शीट हो जाएगा। तो कितना इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये इफेक्ट तो अब नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है तो सिंपल ऑटोमेटिकली एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। देखो हुआ ना, बेस सेम ऑलरेडी हो चुका, और जैसी एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका तो बच कितना गया, एक। तो अगर मैं कहूं कि ट्रायल बैलेंस वाले के अंदर एक इफेक्ट क्यों होता है, तो आप ये कहना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर एक इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रायल बैलेंस में डालते ही इफेक्ट हो गया था। एक ट्रायल बैलेंस के अंदर जब ट्रांजेक्शन डलती है उसी वक्त इफेक्ट हो गया था, डालते ही इफेक्ट हो गया था। कैसे होगा, हर ट्रांजेक्शन, अभी एक एडजस्टमेंट कराइए, अब एक ट्रांजेक्शन मतलब अगर नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं, अगली में धीरे धीरे करके समझ में आएगा। पर अगर ये समझ में आया तो समझने की कोशिश करो, पर आगे वाली ट्रांजेक्शन कराऊंगा ना, आगे और एंट्री कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपने किसी से पूछा, अगर आपको किसी ने बताना है कि भाई ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट क्यों होते हैं और क्लोजिंग और आपके पास एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट क्यों होते हैं, तो समझ बोलना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जब ट्रांजैक्शन पड़ती है तो एक इफेक्ट तो वही हो जाता है, तो एक ही बचता है। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता तो एक इफेक्ट भी नहीं होता, और जो एक बच जाता वो भी नहीं होता, तो दोनों करने पड़ते हैं। क्या क्लियर है या नहीं है। लो द एंड ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, और हर एक बात के पीछे लॉजिक दिया है। आज तक कभी जिंदगी में ऐसा लॉजिक तरीके से नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, बस एक चीज रिकॉर्ड करनी है, अकॉर्डिंग टू एएस, अकॉर्डिंग टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री। एएस होते हैं, एएस क्या होता है सर, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, एएस1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो होता है वो डील करता है इन्वेंट्रीज के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके बारे में डील करता है, इन्वेंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कहता है कि भाई AS2 कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किस पे करे, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कहता है क्लोजिंग स्टॉक will be recorded in the books of account, will be recorded in the books of account, in the books of account, will be recorded in the books of account। मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में कौन कहां रिकॉर्ड करें, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक को कितना अमाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कहता है देखो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसको हम प्यार से NRV कहते हैं, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और विच एवर इज लोअर, जो इनमें से कम होगा मैं उस पर शो करूंगा क्लोजिंग स्टॉक को लोअर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है दोस्तों, कहता है भाई कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उस पर शो करा जाएगा। जैसे मैंने कहा देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक, मैंने एग्जांपल दिया, सर ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता दो सर, क्लियर करके, ये भी नहीं पता, मैं कहा अभी बताते हैं, रुक जाओ अभी बताते हैं। मैंने कहा देखो मेरा अभी स्टॉक पड़ गया था, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था मेरे पे, कितना का पड़ा था, 30,000 का, 30,000 का स्टॉक पड़ा था। मैंने ध्यान देना क्लोजिंग स्टॉक मेरे पे कितना, जब मैंने खरीदा था तो मेरे को कितने का पड़ा था, मैंने कहा मेरे पे 3,000 यूनिट खरीदी थी, 3,000 यूनिट खरीदी थी एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से।
जब मैंने खरीदा था, तो मैंने जब खरीदा था तो इतनी मेरी कॉस्ट बच गई, तो मैंने कहा ये मेरा 30,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा, जो मैंने अभी ऊपर दिया है ऐसे करके, ठीक है, 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, अगर मैं आज मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, ध्यान सुना, एनआरवी किसे कहते हैं। अगर 3,000 रुपए की यूनिट आज मैं मार्केट में जाऊं और उसको बेचने के लिए पूछूं, तो इसकी वैल्यू आज एक यूनिट की कितनी होगी, उसको हम कहते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ध्यान सुनना, मैं देखो एनआरवी और मार्केट वैल्यू भी कह सकता था, काफी लोग इसको मार्केट वैल्यू कहते हैं, पर मार्केट वैल्यू कहने में ना मजा नहीं आता। होती तो दोस्तों मार्केट वैल्यू है, पर मार्केट वैल्यू का मतलब और एनआरवी का मतलब दोनों का अलग होता है। ध्यान सुनना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आज एक यूनिट खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, 3,000 यूनिट। मैंने बहुत सारी यूनिट खरीदी, पर 3,000 मैंने मान लो कितनी यूनिट खरीदी थी, एक लाख यूनिट खरीदी थी 10 के हिसाब से, मतलब 10,000 यूनिट खरीदी थी 10 के हिसाब से, जिसमें से मेरे 3,000 यूनिट बच गई 10 के हिसाब से, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया और ये मेरी हुई कॉस्ट। क्या होगी दोस्तों, कॉस्ट। भाई कॉस्ट क्या होती है, जो मेरी जेब से गया था खरीदते टाइम, जब परचेज करा था तो मेरी जेब से चले गया था भाई ये 10,000 यूनिट खरीदी थी। परचेज कितनी करी थी मैंने, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, परचेज भी करी थी मैंने, परचेज करी थी 10,000 यूनिट, कितने के हिसाब से, 10,000 यूनिट एट द रेट 10 के हिसाब से मैंने परचेज करी थी दोस्तों। और मेरे इसमें से कितना स्टॉक बच गया, मेरा इसमें से स्टॉक जो बच गया भाई 3,000 यूनिट बच गया, बाकी बेच दिया मैंने। सोचो, ऐसे सोचो, 3,000 यूनिट बच गया, तो ये मेरी क्या है, कॉस्ट ही तो है। तो मैंने कहा ठीक है, कॉस्ट तो मेरी मिल गई। अब एनआरवी का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा अगर आज मैं ये 3,000 यूनिट, अगर आज मैं ये यूनिट बाहर बेचने जाऊं, बाहर सेल करने जाऊं तो कितने की सेल हो जाएगी, कितने की सेल हो जाएगी, दैट कॉल्ड एनआरवी। इसको हम नाम देते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट वैल्यू जैसा ही हो गया, पर नहीं दोस्तों, मार्केट वैल्यू अलग होता है। मार्केट वैल्यू होता है, जरा ध्यान समझना, मार्केट वैल्यू होता है, मैं आपको एक डिजाइन बनाकर दिखाता हूं। मार्केट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, मार्केट वैल्यू होता है, देखना ये होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट, अगर मार्केट वैल्यू लेना था तो एनआरवी का कॉन्सेप्ट लाया है क्यों। हाँ मार्केट वैल्यू बोल देते हैं, पर ऐसे सिंपलिसिटी के लिए, पर मजा नहीं आएगा, वो भी नहीं बोलेंगे सर, कॉन्सेप्ट तो पूरा सीखेंगे। मैंने कहा आज मैंने इस तारीख को गुड्स खरीदे, 10,000 की वैल्यू के गुड्स खरीदे, 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे एट द रेट 10 रुपए, तो मैंने कितने गुड्स खरीदे, 1,00,000 रुपए। ये मैंने परचेज करी इस तारीख को, 1 अप्रैल को खरीदा, 2021 में खरीदा, मान लेते हैं 2020 में खरीदा, 1 अप्रैल 2020 में खरीदा। अब साल के एंड में 31 मार्च 2021 को ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया कितने सर, मैंने कहा 3,000 यूनिट एट द रेट 10 रुपए ईच, दैट इज 30,000, 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया मेरे, और 1,00,000 का खरीदा था 10,000 यूनिट का। और सर इस तारीख को मैं कहूंगा भाई ये गुड्स खरीदे मैंने मान लो कि मैंने खरीदी है सर, मैंने खरीदा है 10 रुपए का एक चीज है ना, 1 यूनिट है, मैंने कहा पेन खरीदा, मैंने कहा पेन खरीदा मैंने, तो कहा कि भाई देखो ये पेन मेरे को कितने का पड़ा, 10 रुपए का एक पेन पड़ा, मैंने 10,000 पेन खरीदा, होलसेल में भी 10 रुपए का पड़ा। पर अगर आज मैं नया पेन खरीदना जाऊं, न्यू पेन खरीदने जाता हूं, आज मैं न्यू पेन खरीदने जाता हूं, तो यही पेन, सिमिलर नेचर का पेन, न्यू पेन जो मैंने खरीदा था पहले 1 साल पहले, आज मैं नया पेन खरीदने जाता हूं, तो ये पेन मुझे पड़ता है 10,000 यूनिट। अगर मैं खरीदता हूं, सिमिलर प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो मुझे पड़ता है 9.5 रुपए का ये पेन। 1 साल बाद में टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ने से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो कंपनीज वालों की भी जो बना रहे उनकी कॉस्ट कम आएगी, तो बेचेंगे भी कम में, ठीक है। तो जो 1 साल पहले 10 रुपए का पड़ता था, वो अब 1 साल बाद 9 रुपए का, 9.5 का पड़ रहा है, जब मैं नया खरीदूं। इसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम मार्केट वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं सर, मार्केट वैल्यू। बट सर अगर मैं बात करूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक सेल करने की, तो क्या ये 9.5 रुपए में बिक जाएगा, कोई पागल होगा। आप मुझे बताओ
क्यों मैंने दो अलग अलग नाम दिए? सर हर कोई कहता है एनआरवी को मार्केट वैल्यू, पर मैं नहीं कहता ऐसा। और मैं सिंपलिसिटी के लिए बोल देता हूँ, चलो मान लो एनआरवी नहीं कर रहे तो मार्केट वैल्यू, पर लॉजिक देकर बोलता हूँ कि मार्केट वैल्यू मत बोलना, मार्केट वैल्यू बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनआरवी का लॉजिक जरूर देता हूँ। ध्यान सुनना, मैंने कहा दोस्तों, क्या क्लोजिंग स्टॉक जो मैं अब सेल करूंगा, क्या ये 9.5 का बिक जाएगा जो मार्केट में प्राइस चल रहा है? कोई पागल होगा जो खरीदेगा इसको 9.5 में? अगर 9.5 में ही खरीदना है तो क्या मैं इसको नया जाकर नहीं खरीद लूं? देखो मार्केट वैल्यू और एनआरवी में डिफरेंस है, इसे कहते हैं एनआरवी। जो स्टॉक बच जाता है उसको आज मैं बेचने जाऊंगा तो इस वैल्यू के जो प्रोडक्ट मार्केट में अभी बिक रहे हैं उस पे नहीं बिकेगा, वो थोड़ा कम में बिकेगा। हाँ ये कह सकता हूं ये 9.5 में ना बिक कर 9 में बिक जाए, क्योंकि थोड़ा तो कम में बिकेगा। अगर 9.5 में ही अगर किसी पर, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा देख भाई मेरे पे पेन पड़े 3,000 पेन पड़े, 10 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदे थे, 10 के हिसाब से तू ले ले, 10 के हिसाब से मैंने खरीदे, 10 के हिसाब से तू ले ले। मैंने कहा 10 के हिसाब से पागल हो गया, 9.5 तो मार्केट में मिल रहा है, ये मार्केट वैल्यू उसकी पेन की 9.5 है। मैंने कहा तू 9.5 में ले ले। मैंने कहा क्यों लू भाई, अगर 9.5 में ही लेना है तो मैं मार्केट से नहीं खरीदू, तुमसे क्यों खरीदू भाई? पहले मैंने उससे बोला 10 रुपए का मैंने खरीदा था 1 साल बाद पहले, आप तुम इसको 10 रुपए में ले ले। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। आपने मुझसे बोला भैया सर आप मेरे से 10 रुपए का ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई मैं नहीं लेता। क्यों? मैंने बोला सर ये तो 9.5 का मार्केट में बिक रहा है, तो आपने कहा 9.5 में ले लो। मैंने कहा मैं भी नहीं लूंगा, अगर 9.5 में लेना है तो मैं बाहर मार्केट से नहीं खरीद लूं। तो मैंने कहा सर कितने में लोगों को 9 में दे रहे तो बताओ, क्योंकि 1 साल हो चुका है गुड्स रखे हुए, क्या पता खराब हो गया हो, मार्केट पे तो नया नया आएगा। दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है क्लोजिंग स्टॉक की, और इसी सिमिलर नेचर की आज मार्केट में नया प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, न्यू पेन की, ये तो 1 साल पुराना है, न्यू पेन की वैल्यू क्या है, वो होती है मार्केट वैल्यू। दोनों में डिफरेंस है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोस्तों इसको हम प्यार से एनआरवी कहते हैं। तो देखा जाए तो मार्केट में पूछा ही ना, अब मैं क्यों कहता हूं उसको मार्केट वैल्यू, वैसे तो कहते ना चाहिए, पर मैं कभी कभी बोल देता हूं कि चलो मान लो मार्केट वैल्यू, कुछ ना आंसर मार्केट वैल्यू मान लो कि आज इसकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट में तो पता करा कि कितने का बिक जाएगा इसलिए, बट नहीं, मार्केट वैल्यू का मतलब अलग है। मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक को बेचना, कितने का बिक जाएगा ये पता करना, ये एनआरवी है। देखिए नहीं बिक हमारे पर, मैं तो पता लगा रहा हूँ कितना खरीद लेगा, 9 रुपए खरीद लेगा तो सेट हो गया एनआरवी, बेचूंगा थोड़ी ना दोस्तों। मैं तो क्या कह रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं रिकॉर्ड करने के लिए कि पता लगाऊंगा कि कितने का बिक जाएगा, बेचूंगा नहीं। ध्यान सुनना। तो मैंने कहा सर नए पेन की वैल्यू कितनी है, जो मैंने 1 साल पहले खरीदा, आज उसकी नई पेन की वैल्यू कितनी है? मैंने 1 साल पहले एक फोन खरीदा 10,000 रुपए का, आज वही फोन मार्केट में 8,000 का बिक रहा है। मैंने उस फोन को छुआ भी नहीं और मैंने रख दिया ऐसी कैसी, मैंने उस फोन को छुआ भी नहीं, मैंने ऐसे का रख दिया, बाहर मार्केट में जाऊंगा 8,000 की वैल्यू को बिक जाएगा जो है, नहीं कम का बिकेगा, तो वो एनआरवी है। और वही सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट जो आज 1 साल बाद बिक रहा है, मार्केट वैल्यू है वो नया पेन। क्या बात समझ में आ गई एनआरवी और मार्केट वैल्यू? तो क्लोजिंग स्टॉक AS2 कहता है भाई जो कम होगी इस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग किस पर होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में किस पर रिकॉर्ड होगा? अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहां कितना अमाउंट पे दिखाएंगे? तो मैंने कहा सर क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे कॉस्ट और एनआरवी जो इनमें से लोअर होगा, ये कहता है रूल। और कितना आया दोस्तों, ये भाई एनआरवी कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, मेरे को पड़ा था भाई 3,000 रुपए का, 3,000 पेन 10 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए। और सर ये मार्केट में बिक रहा है अब 9 के हिसाब से 27,000 रुपए का। तो जो इसमें से कम होगा, जो इसमें से लो होगा, उस पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब रिकॉर्ड कितने पे करूंगा, 27,000 रुपए में। अब कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, अब कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होगा। सोचो मेरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि एस कहता है, अगर मैं कह दूं रूल है तो फिर मजा नहीं आएगा सर। मैंने कहा ना रूल कुछ नहीं होता सर, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो इसका एक छोटा लॉजिक में देता हूँ, और भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो एक छोटा लॉजिक में देता हूँ। जितना आप कम रुपए में रिकॉर्ड करोगे ना, उतनी आपकी इनकम कम होगी और टैक्स कम भरना पड़ेगा। दोस्तों समझो ना, आप क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाता है, क्रेडिट साइड पर। और क्रेडिट साइड में अगर आपने 30,000 दिखा दिया, क्रेडिट साइड में अगर आपने 30,000 दिखा दिया दोस्तों, तो इनकम कितने से बढ़ गई, 30,000 से बढ़ गई। अगर 27 दिखाओगे तो कितने से बढ़ेगी, 27 से बढ़ेगी। तो इनकम कम दिखाए या ज्यादा दिखाए, सर कम से कम दिखाए, जिससे टैक्स कम से कम पे करना पड़ेगा। एक लॉजिक हो सकता है ये, बट सर असली लॉजिक तो AS2 में लिखा हुआ है। AS2 में लिखा हुआ, AS2 कहता है विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम होगा उसी पर हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। आज के बाद ध्यान रखना, जब भी आप P&L अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन करो तो नीचे कहीं ये देख लेना क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी तो नहीं दे रखी। अगर एनआरवी दे रखी तो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना, जो कम होगा उस पर ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट में डालना। दोस्तों
आज की क्लास का दी एंड, और अब मेरी हालत होगी खराब बताते बताते। सर बहुत मेहनत कर दी, अब मेहनत आपको करनी है। बस ये है एंड ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। इससे डिटेल में कोई हो ही नहीं सकता, किसी बुक में नहीं है इससे डिटेल में, हर एक चीज बता दी दोस्तों मैंने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नया एडिशमेंट करते हैं या इसके बिहार पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग ऑन कर रहे हैं तो ट्रेडिंग ऑन में क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग ऑन में अटक रहा था क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो सीख लिया तो सब आ गया दोस्तों। अब मैं कराऊंगा आपको एक दो क्वेश्चन, फिर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नई नई बातें हमें सीखनी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।